ओके, वेलकम दोस्तों। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहे हैं, दैट इज लॉन्ग आंसर्स, जो 8 मार्क्स के लिए आता है ओसीएम में। अब तक आप लोगों को हम क्या क्या दे चुके हैं सर? तो डिफरेंस बिटवीन आपके पास आ चुका है 12 मार्क्स का सवाल, केस स्टडी बेस वन शॉट, जो सारे चैप्टर के हमने कवर कर लिए, 6 मार्क्स वो कवर हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके पास 20 मार्क के जो ऑब्जेक्टिव है वो भी आपके पास आ चुके हैं दोस्तों। तो 20 और 12 32, और आप 6 मार्क्स पकड़े तो करीब करीब 40 मार्क की पढ़ाई तो ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुकी है। अब बात करेंगे लॉन्ग आंसर, जिन बच्चों का नहीं हो रहा है करके। लेट्स सी, देखते हैं। अब तक हम जुड़ चुके हैं। लाइव सबको मेरी आवाज आ रही है? एक बार देखना, कंफर्म करना दोस्तों फटाफट से, क्विकली। चलो फटाफट फटाफट फटाफट। यस सर, डन। तीर्थ, नीरज, ओके ओके ओके, वेरी गुड इवनिंग आदित्य, अमन, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके पीछे का आपको लॉजिक बता देता हूं, ताकि आप लोग ऐसे अंधविश्वास ना करो किसी पे भी। जो हम पढ़ रहे हैं उसके पीछे क्या सेंस बनता है सर, वो समझते हैं और उसके बाद पढ़ाई शुरू कर देते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सर मैं आपको बता दूं कौन से दो क्वेश्चन अब तक हमारे एग्जाम में आ चुके हैं सर। व्हाट इज रोड ट्रांसपोर्ट एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। रिसेंटली ये क्वेश्चन आ गया था 2023 में, और उसके बाद एक सवाल और आ चुका है, डिफाइन बैंक एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। तो सर अगर हम पिछला ट्रेंड फॉलो करें तो टेक्स्ट बुक का लॉन्ग आंसर जो है चैप्टर नंबर 8 में से दोस्तों, तो वो अब मुझे लग रहा है कि ये बचे हुए क्वेश्चन हमें अच्छे से कर लेने चाहिए, जिसमें हम लोग जाएंगे व्हाट इज इंश्योरेंस एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आज का हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग लर्न करेंगे, और उसके बाद अगर टाइम परमिट करता है, हमें लगता है कि अच्छे से हो गया ये, तो फिर हम लोग वेयर हाउस पे जाएंगे। ऑलरेडी हमने इसका मेमोरी टेक्निक बना लिया है, सारे एक से एक स्टूडेंट ने, ऑफलाइन और सारे क्रैश बैच के बच्चे, लेकिन ऑफलाइन वाले बैच के बच्चों के साथ हमने मेमोरी टेक्निक बना लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे ऑफलाइन और क्रैश बैच के बच्चों को दुआई देते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं सर, क्योंकि उन्हीं की बदौलत ये सारी चीजें हो रही है। अब लोग हम आगे जाएंगे सर। आज का हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग इंश्योरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस डन कर दे विथ लर्निंग। एक टेंशन खत्म हो जाएगा सर। बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, जिन्हें याद नहीं आता है वो भी देखे कि लिखना कैसा है। अगर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आ गया तो किस तरीके से इसे डील करना है, विद मेमोरी टेक्निक सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। टेक्स्ट बुक ले लीजिए सर, कोई नोट्स नहीं है आपके पास, जो अवेलेबल है सोर्स उसी में से मैं पढ़ा रहा हूं। फटाफट आइए। टोटल बहुत बड़ा आंसर लगता है सर ये, वैसे डरने की जरूरत है नहीं बेटा, बहुत ही सिंपल सी चीज है। चलो फटाफट फटाफट जुड़ जाइए सर, अगले कुछ मिनटों में हम लोग ये वाला सवाल कंप्लीट कर लेने वाले हैं, तो आप लोगों का पूरा अटेंशन यहाँ पे चाहिए। और सर पढ़ाई हो जाती है, अगर हम ऐसे ही रोज लाइव आते रहे सर, तो अगले 5 से 6 दिन में आप लोगों के जो दो चैप्टर है 4 और 8, उसमें का जो लॉन्ग आंसर है जो एक्सपेक्टेड है, दोनों ही कर लेंगे सर। तो एक तो हमारा गारंटी कि आ ही जाएगा। सेवेंथ में से भी एक दो क्वेश्चन हम देखेंगे जरूर, क्योंकि हम पूरा रिस्क कवर करके चलने वाले। तो यहाँ पे देखिए सर, सबसे पहले व्हाट इज इंश्योरेंस सिर्फ 1 मिनट में बता दूंगा, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस लर्न करने वाले, जो 7 है दोस्तों। इंश्योरेंस इज अ मीन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट बेटा? अब ये प्रोटेक्शन है क्या? फाइनेंशियल लॉसेस, मीनिंग हम लिखेंगे, लेकिन सर फाइनेंशियल लॉस से प्रोटेक्ट करना मतलब क्या? ये लॉस मैनेजमेंट का एक विषय है। लेकिन यहां पे ना दो टर्म आती है, मैं बच्चों को बता दूं, आगे जब हम पढ़ेंगे ना प्रिंसिपल में, एक होता है इंश्योर्ड और एक होता है इंश्योरर, और ये बार बार रिपीट होता है। लेकिन बहुत बच्चे को ये समझ में नहीं आता, उनको लगता है स्पेलिंग मिस्टेक है कि क्या है, क्या पता, दिमाग का दही। दोस्तों ये सिंपल सी बात बता देता हूं। इंश्योर्ड मतलब क्या? द पर्सन हु इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द सर्टन लॉसेस। ये भी छोड़ दो, हमको लर्न नहीं करना है। जो व्यक्ति इंश्योरेंस निकालता है, ठीक है ना, जैसे मैंने लाइफ इंश्योरेंस निकाला है मेरा, तो मैं जो पार्टी हूं उसे क्या कहा जाएगा? इंश्योर्ड पार्टी। क्या कहा जाएगा? इंश्योर्ड। और जिस कंपनी से मैंने इंश्योरेंस निकाला है, ये बार बार ये टर्म आएंगे, एक इंश्योर्ड पार्टी, एक होता है इंश्योरर पार्टी। लेकिन बहुत बार ये समझ ही नहीं पाते प्रिंसिपल लिखते हो। तो इंश्योरर मतलब क्या बेटा? वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी। जैसे मैं एलआईसी के पास इंश्योरेंस निकाला है तो एलआईसी हो जाएगा इंश्योरर, और जिसने इंश्योरेंस निकाला है हो जाएगा इंश्योर्ड पार्टी। एनीवेज सर, जरा ये बात बताना, हमें तो आने वाला है प्रिंसिपल, अगर 8 मार्क्स के लिए आया तो। अभी अभी ये कहां पे देखा हमने? लॉन्ग आंसर में टेक्स्ट बुक में दिया है। इसका मेमोरी टेक्निक क्या है सर? इसका मेमोरी टेक्निक है म्यूजिक, ठीक है, जिसमें आई स्क्वायर है और सी स्क्वायर है। हम लोग पहले सब मैं आपको बता दूंगा। जैसे यू फॉर क्या बेटा? यू फॉर एटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? एटमोस्ट गुड फेथ।
लेकिन दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बच्चों को ये लर्न हो चुका है, मतलब एम से मिटिगेशन ऑफ लॉस है, एस से सब्रोगेशन, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब ये समझना कि सर वो याद रह जाए अंदर हमें क्या लिखना है, उस हिसाब से मेरा आगे का जर्नी रहेगा। तो अगले कुछ मिनट पूरा ध्यान आपका यहां पे होना चाहिए। पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, अंदर क्या लिखे सर? यू से बेटा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। पूरा मेमोरी टेक्निक कंप्लीट करने वाले, इतना सारा कंटेंट है सर, ओसी में हम लोग लिखे कैसे आपको बताओ। एक चीज तो एकदम सिंपल है, ये एग्जांपल, ये सब लोग लिखेंगे अपने ओन वर्ड में। अब बात हो जाती है इन 2 पैराग्राफ की, सर अटमोस्ट गुड फेथ को एक्सप्लेन क्या करें? थोड़ा टाइम दो बेटा, 2 से 3 मिनट हर पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। मैं कह रहा हूं ना, दिन भर तुमने पढ़ाई की, अब एक काम कीजिए सर, अगले कुछ मिनट 8 मार्क्स के सवाल का ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहां पे जितना आप समझोगे उतना आंसर लिख पाओगे। प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ क्या लिखना है देखते हैं सर। In all types of insurance contract, both the party must have utmost good faith towards each other. The insurer, insurer मतलब कौन बेटा? वो कंपनी जो इंश्योरेंस निकाल के देती, फॉर एग्जांपल LIC। और इंश्योर्ड मतलब कौन? जो पार्टी इंश्योरेंस निकालता है। जैसे मैं इंश्योरेंस निकाला हूं, हेल्थ इंश्योरेंस, तो मैं हो गया इंश्योर्ड। ये वर्ड को समझिए, यही लिखते नहीं आते। इंश्योरर मतलब कंपनी, इंश्योर्ड मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन, इंश्योर्ड मतलब वो पार्टी जो इंश्योरेंस निकलवा रहा है। बोथ द पार्टी, इंश्योरर and insured must disclose all material fact clearly, completely and correctly। आपके आंसर में 3 वर्ड आने चाहिए, अंडरलाइन कर दो टेक्स्ट बुक में। क्या लिखना है सर? चलो एवरीबॉडी, क्या पहला प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ, एक भी बच्चा यहां पे ना चीजों को इग्नोर नहीं मारेगा, क्योंकि सर अगर आप चाहते हो कि आपको 8 मार्क्स आपके श्योर हो जाए मेरे साथ, और आप ये चाहते हो कि लेक्चर ऐसे हो सर कि अब हमने पढ़ लिया, अब आप बताओ क्या करना है ताकि याद रहे, क्योंकि भूल रहे हो ना, तो समझो। एटमोस्ट गुड फेथ में क्या बोलना है? इन ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, भले हो फायर इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, मरीन इंश्योरेंस हो, सारे प्रकार के इंश्योरेंस में बोथ द पार्टी मस्ट, लैंग्वेज सर देखो, मस्ट मतलब कंपल्सरी है, मस्ट हैव एटमोस्ट गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के प्रति आपको, जो आपने मेन हेडर लिखा है, एटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए। इसका मतलब क्या सर? इंश्योरर ने और इंश्योर्ड पार्टी ने डिस्क्लोज करना चाहिए सारा मटेरियल फैक्ट। 3 चीजें बोलो, क्या बेटा? मटेरियल फैक्ट, सी फॉर क्लियरली, सी फॉर कंप्लीटली, सी फॉर करेक्टली। बोलो, C3 है यहां पे, क्लियरली, कंप्लीटली, करेक्टली। एवरीबॉडी, क्लियरली, कंप्लीटली, करेक्टली। एटमोस्ट गुड फेथ हुआ आपका, मीनिंग बता दिया आपने, व्हाट इज एटमोस्ट गुड फेथ। इंश्योरर और इंश्योर्ड पार्टी ने, दोनों ने सारी बातें डिस्क्लोज करनी है, कुछ भी छुपा के नहीं रखना है। दूसरा, द इंश्योर्ड, इंश्योर्ड मतलब कौन? हम लोग जो इंश्योरेंस निकलवाते हैं। द इंश्योर्ड मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट, क्लियर, करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब बहुत बार बच्चों को ये लैंग्वेज नहीं समझता है, बहुत आराम से बताओगे बेटा फटाफट। मैं चाहता तो इस तरीके से फास्ट रिवीजन ऐसे भी कि मैं आपको मोटिवेटेड तौर पे सब बता दूं, लेकिन वही तो हो रहा है, फास्ट बता दिया तो हेडर तो याद रह जाएंगे, अंदर ना खुद से भी बच्चा लिख नहीं पा रहा है। सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या होता है बताइए जरा, एनीवन? सर सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या? मैंने मेरे मोबाइल का इंश्योरेंस निकाला तो सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया? मोबाइल। मैंने मेरे लाइफ का इंश्योरेंस निकाला तो सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया? मेरा लाइफ। मैंने मेरे सपोज ये डिजिटल बोर्ड का इंश्योरेंस निकाला तो सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया? ये बोर्ड। भावना समझ रही है? तो क्या बोला सर, जो इंश्योर्ड व्यक्ति जो इंश्योरेंस निकलवाता है, उसने ये देखो ऊपर के सारे सब वापस वही आ गए, कंप्लीट, क्लियर और करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी अबाउट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरर, इंश्योरेंस टू द इंश्योरर। अब देखो ये बहुत बार ये लैंग्वेज ही बच्चों के मुंह पे नहीं आती। इंश्योर्ड पार्टी ने अपने सब्जेक्ट मैटर के बाद 3C कौन से बोलो बेटा? और इतना लिखो, मेहनत तो करना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं सर इतना कौन पढ़ता, जान दे रहे हेडर लिखेंगे फेंक के आएंगे। फेंक क्या भाई, अच्छे मार्क्स की, और जब पता है कि ये आने वाला है फिर भी तुम नहीं पढ़ रहे हो, कितनी बड़ी गलत बात है। बोलो क्या? द इंश्योर्ड मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट, क्लियर एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट मैटर। किसे प्रोवाइड करना है? टू द इंश्योरर, ठीक है। एंड सिमिलरली द इंश्योरर मस्ट प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द इंश्योर्ड पार्टी। अगर आप फेल कर देते हो तो ये पॉइंट भी आपको लिखना है, नहीं किया तो क्या होगा? ये वाला पॉइंट है, फेलियर टू प्रोवाइड कंप्लीट, करेक्ट एंड क्लियर इंफॉर्मेशन मे लीड टू नॉन सेटलमेंट ऑफ क्लेम। अब ये बार बार 3 बार आया, देखो बेटा ये वर्ड, सब यहां पे ध्यान देंगे। जिन्हें अंदर की चीजें याद नहीं रहती उन बच्चों के लिए स्पेशल ये लेक्चर है बेटा, है ना? मतलब आपको, आप जो बोलते हैं ना कि ओन वर्ड में लिखेंगे तो क्या सर वहां पे कुछ कीवर्ड आने चाहिए। जो कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड ये होते हैं सर कि जो चेकर चेक करेगा ना उसको एक कंप्लीट, क्लियर एंड करेक्ट, ये बार बार दिखेगा ही, और 3 बार आ चुका है ये।
जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ ये लेक्चर देखिए सर मेरे साथ, और एक क्वेश्चन भले सर 8 दिन देंगे, 8 क्वेश्चन हो गए और 8 में से 2 आएंगे, 2 में से 1 लिखना है, खत्म तेरा सवाल बेटा लॉन्ग आंसर का, डन। तो एवरीबॉडी बहुत आराम से करेंगे। सुपर रिवीजन सर एक दिन पहले जब आओगा तब इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से बताऊंगा, और तब तुम्हें याद होगा कि ये वाला लेक्चर क्या है। एवरीबॉडी ठीक है, यस और नो? यस सर। पहले तो अटमोस्ट गुड फेथ के मतलब बताया। दूसरी बात हमने बताया कि इंश्योर्ड पार्टी ने सारी बातें क्लियर, कंप्लीट एंड करेक्ट बतानी है। तीसरा, इंश्योरर ने भी सारे टर्म्स एंड कंडीशन क्लियरली बताने, तो सब डिस्क्लोज करना है। अगर किसी ने भी कुछ छुपाया तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? नॉन सेटलमेंट ऑफ क्लेम, क्लेम सेटल नहीं होगा। बड़ा पॉइंट हो गया सर। एवरीबॉडी स्टोरी की तरह समझ रहा है? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर। चलो अब हम जाएंगे आगे। बेटा जिन्हें लर्न नहीं करना कृपया लेक्चर बंद कर दें, है ना? मैं तो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने आया नहीं हूँ, तो आप लोग कृपया ये लेक्चर ना देखें। जिन्हें अच्छे से पढ़ना है वही बंदे लेक्चर देखे, बाकी तो जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए तो वाला लेक्चर देख लें। नाउ एग्जांपल में आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो कि मिस्टर शंतनु हैज नॉट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज हार्ट सर्जरी। अब जरूरी नहीं कि ये एग्जांपल है, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, जब वो मर गया, आफ्टर हिज डेथ, इंश्योरेंस कंपनी कम टू नो अबाउट द फैक्ट कि इसको कुछ तो प्रॉब्लम था, इसका हार्ट सर्जरी पहले से हुआ था। एज मिस्टर शंतनु हैज नॉट प्रोवाइडेड करेक्ट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज टू गिव कंपेंसेशन टू हिज फैमिली। दैट्स ऑल। अब ये एएस वाले बंदे को मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, अननेसेसरी यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। भाई तू जा, तू तेरे हिसाब से कर लेना मेरा राजा। किधर बोला मैंने तू लेक्चर दे? चलो, क्या एवरीवन, क्या आपका ये वाला डन हो गया क्या? जिन बच्चों को बेटा वापस बोल रहा हूँ घाई मत करो, एक दिन में पूरा सब्जेक्ट कर रहे सर, क्या उखाड़ लेगा भाई? पेपर तेरे को आज देना है क्या? पेपर तो तुमको देना है बेटा कुछ 21 तारीख बाद का, और तब तक तू बोल रहा नहीं सर कुछ कुछ बच्चे कर रहे पूरे दिन में एक सब्जेक्ट, क्या याद रह रहा है? बोले कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं। एटमोस्ट गुड फेथ याद रहेगा। एग्जाम्पल सर आपको लिखना है लिखिए, नहीं आए तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ऐसे लिखोगे चेकर पूरे मार्क्स देंगे। यूज द एटमोस्ट गुड फेथ हो गया सर। ओके, अब सीक्वेंस में बता देता हूं। आई से इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बहुत बार बच्चों को एक्सप्लेन नहीं करता था, इधर मेरा थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा क्योंकि अब बच्चे ज्यादा कनेक्ट हो चुके हैं। व्हाट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट? सर अंदर क्या लिखे? लर्न तो मैं करवा दूंगा, म्यूजिक में जब आई आएगा ना, आई आई फॉर इंश्योरेबल इंटरेस्ट 3 बार बोलोगे लर्न हो जाएगा। अंदर क्या लिखे सर इंश्योरेबल इंटरेस्ट में? बेटा मैं बताता हूं, पहला लाइन याद रख। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मींस, इसका मतलब सम फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। मतलब अमोल कासार अगर इस फोन का इंश्योरेंस निकालवा रहा है तो ये फोन अमोल कासार का ही होना चाहिए। मैं मेरे दोस्त का फोन का इंश्योरेंस नहीं निकालूंगा क्योंकि उससे वो गुम हो गया, मेरा थोड़ी ना कुछ बिगड़ने वाला है। लेकिन मेरा अगर 50,000 का फोन अगर गुम हो गया तो मेरे को फाइनेंशियल लॉस होगा क्या? हाँ, तो उसे कहते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। दूसरा मैं एक एग्जांपल देता हूं कि तुम तुम्हारे बच्चों का इंश्योरेंस निकलवा सकते हो, बाजू वाले का बच्चों का नहीं निकलवा सकते। सर अपने बच्चे कुछ होगा तो तुमको नुकसान होगा। समझ में आ रहा है क्या? इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब इन सब्जेक्ट मैटर, लैंग्वेज समझ आएगा? सब्जेक्ट मैटर मतलब जिसका इंश्योरेंस तुम निकलवा रहे हो। पहला लाइन लिखते हैं ना बेटा, बहुत बड़ी बात है। देखिए यहां से, व्हाट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट मालिक? एक मिनट ध्यान दो। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है विच इंटरेस्ट? फाइनेंशियल इंटरेस्ट। किसमें सर? इन सब्जेक्ट मैटर। यहां पे रुको, लंबी सांस लो। क्या याद डन हो गया क्या? व्हाट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट? बेटा 8 मार्क्स का सवाल आया ना बेटा, सब लोग लिख के आएंगे। बोलो व्हाट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। याद ही रहना चाहिए क्योंकि सर समझ रहे हैं ना हम लोग। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मींस सम फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन व्हाट? सब्जेक्ट मैटर। द इंश्योर्ड। अब इंश्योर्ड समझ रहे हैं क्या? इंश्योर्ड मतलब क्या? स्पेलिंग ध्यान से देखो। वो व्यक्ति जो इंश्योरेंस निकलवाता है, द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। वापस दूसरी बार बोलो कि क्या होना चाहिए बेटा? सब्जेक्ट मैटर में क्या होना चाहिए उसका, मतलब क्या होना चाहिए? इंश्योर, द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। दूसरी बार है। तीसरा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। 3 पॉइंट पे लिखना है। पॉइंट 1 मीनिंग बताया, पॉइंट 2 कि जो इंश्योरेंस निकाल रहा है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, पॉइंट 3 ये एप्लीकेबल होता है ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Okay. It is said to have insurable interest in subject matter where existence of that subject matter puts insured in financial benefit wherever। ये अपने मन से लिखो, ये मैं बताता हूं क्या है। What is insurable interest की मतलब सर उसके नहीं होने से भी फर्क पड़ता है और उसके होने से भी फर्क पड़ता है। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो क्या हो गया? नुकसान हो गया बस। लेकिन ये 3 पॉइंट में आपने ना मतलब बता दिया था। एग्जाम्पल लिखना है तो लिख सकते हो, पर्सन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज ओन लाइफ एंड हिज ओन प्रॉपर्टी। बस एक एग्जाम्पल लिखो, खत्म सर।
ठीक है सर, बाकी आएगा नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन इंश्योरेबल इंटरेस्ट डन हो गया। एवरीबॉडी बोलो मेरे साथ, क्या आप लोगों को ये दो बातें, एवरीवन, सवाल आएगा। देखो सर 7 पॉइंट है टोटल, कितने प्रिंसिपल है? 7। दो हमने कंप्लीट किए। पहला क्या है बेटा? पहला प्रिंसिपल है यू फॉर एटमोस्ट गुड फेथ। आई फोर क्या था? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। लेकिन हमें सिर्फ समझना है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब क्या, फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। डन सर। तीसरा लिखेंगे बेटा इंडेमनिटी। ओके, इसमें एक ऑब्जेक्टिव आता है, मैं बताऊंगा। अगेन आई स्क्वायर है, जब हम म्यूजिक मेमोरी टेक्निक दे रहे बेटा, उसमें आई 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 2 बार। एक आई से मतलब है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जो मैंने अभी अभी बता दिया, आपको उतना ही लिखना है। दूसरे आई से क्या आता है पता है? दूसरे आई से आता है इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ क्या? इंडेमनिटी। अब इसका पहले मतलब समझो, अपने आप चीजें लर्न होगी बाद में। व्हाट इज इंडेमनिटी? सी, एकदम शांति से बेटा, सिर्फ देखो तो। Indemnity means guarantee or assurance to put the insured in the same financial position which he was immediately prior to happening of uncertain event। अब नहीं, बच्चों को समझता नहीं तो उसको लिखते भी नहीं आता। तो उसको पूछा ना बेटा इंडेमनिटी लर्न हुआ क्या? हाँ सर हमने तो लर्न कर लिया इंडेमनिटी। बोले अंदर क्या लिखेगा? वो नहीं पता सर। 8 मार्क्स का सवाल आने के चांसेस है भाई, पता है सर, लेकिन लर्न नहीं करेंगे और हमको आईएमपी दो। अब समझो व्हाट इज इंडेमनिटी। एकदम सिंपल मतलब बताता हूं कि ये मेरा फोन है, ये गिर गया और टूट गया, मैंने इसका इंश्योरेंस निकलवा के रखा था। अब जिस कंपनी से इंश्योरेंस निकलवा के रखा था, फोन तो गिर के भाई एकदम चूरा चूरा टुकड़े टुकड़े हो गए, इसके कुछ नहीं है, 50,000 का फोन है फॉर एग्जाम्पल। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेंगे? अच्छा सर आपने इंश्योरेंस निकाला था, फोन टूट गया, एक काम करो 50,000 का नया फोन लेके जाती। तो मेरे को क्या किया, ये टूट जाने के बाद कंपनी ने इंडेमनिटी मतलब क्या बेटा? कंपेंसेट किया मेरे को, वो चीज वापस लाके दी। इसको कहते हैं इंडेमनिटी। देखो वापस एक बार बताता हूं, इंडेमनिटी का मतलब गारंटी, अश्योरेंस, टू पुट इंश्योर्ड, इंश्योर्ड मतलब में जिसने इंश्योरेंस निकाला है, सेम फाइनेंशियल पोजीशन विच ही वॉज इमीडिएटली प्रायर टू हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट। ये फोन गिरने से पहले तो मेरे पास फोन था, गिरा टूट गया, तो क्या हुआ? इंडेमनिटी के प्रिंसिपल के अनुसार वो बंदे ने मेरे को वापस फोन ला के दिया, तो सेम फाइनेंशियल पोजीशन में मुझे लेके आया। तो बोलो इंडेमनिटी मतलब क्या बेटा? गारंटी एंड अश्योरेंस टू पुट इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन जैसे वो हादसा होने से पहले था, मतलब नुकसान की भरपाई करके देना, इसे कहते हैं इंडेमनिटी। और ये कहां पे एप्लीकेबल नहीं होता पता है? लाइफ इंश्योरेंस। मतलब आप कोई मर गया तो जान डाल सकते क्या? बोले जिंदा हो जा भाई, मर गया तेरे को जिंदा का गारंटी देता है इंश्योरेंस, निकाल, मरने के बाद जिंदा कर दूंगा। नहीं, इसीलिए आप एमसीक्यूज पढ़ते हो कि इंडेमनिटी वाला चीज एप्लीकेबल नहीं होता, पढ़ेंगे अपन। लेकिन पहले ये समझा क्या बेटा, अपने नॉर्मल इंग्लिश में लिखा तो भी चलेगा इंडेमनिटी। अब दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। देखो यहां पे लाइफ वर्ड नहीं आया है। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। समझ में आ रहा है क्या बेटा? एज लॉस ऑफ लाइफ कैन नेवर बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। तो आपको ये 2 पॉइंट तो लिखने ही है इंडेमनिटी में। बोलो क्या बेटा? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल टू फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, फुल स्टॉप। एक लाइन छोड़ के आगे आओ और बोलो दिस प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, बिकॉज लाइफ का कोई वैल्यू नहीं डिसाइड कर सकता। इन केस ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड द एक्चुअल सम अश्योर्ड इज पेड टू द नॉमिनी। मतलब जितना 1 करोड़ 2 करोड़ होगा भाई उतना दे देंगे, क्योंकि किसका लाइफ का वर्थ क्या है? धोनी अगर 600 करोड़ का इंश्योरेंस निकालेगा, कोई गरीब इंसान 5 करोड़ का 50 लाख का इंश्योरेंस निकालता है, तो बोले जितना सम अश्योर्ड है उतना हम दे देंगे, जिंदा तो नहीं कर पाएंगे। समझा क्या बेटा? इतने 3 पॉइंट इंडेमनिटी समझा? यस, किधर एप्लीकेबल नहीं रहेगा? लाइफ इंश्योरेंस। डन हो गया सर। अंडर दिस प्रिंसिपल द इंश्योरर, इंश्योरर मतलब कौन बेटा? कंपनी। भावनाओं को समझो। कंपनी एग्री टू कंपेंसेट द इंश्योर्ड फॉर एक्चुअल लॉस सफर्ड। अंडरलाइन करो ये वाला। चलो एक एक पॉइंट बता रहा हूं, सिर्फ समझो सर। और ये लेक्चर तभी देख रहे हो जब आपका अच्छे से चीजें हो रही है या हो गई होगी और अच्छे से समझ रहा है। इंडेमनिटी में लिखे क्या सर? हम लोग समझो याद नहीं रहता, बोला मैंने 2 पॉइंट तो याद रहे। क्या होगा इसमें? इंश्योरर जो है ना, इंश्योरर कंपनी, वो एग्रीमेंट करता है। कंपेंसेट मतलब नुकसान की भरपाई करके देना। किसे सर? इंश्योर्ड को, फॉर द एक्चुअल लॉस सफर। जो एक्चुअल लॉस हुआ उसकी भरपाई करके देना, इंडेमनिटी। ये पॉइंट लिखा तो भी चलेगा। ऊपर जो मीनिंग था ना बेटा, मीनिंग में ये वाला पॉइंट लिखा तो भी चलेगा। द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कंपेंसेशन इज लिमिटेड द अमाउंट assured ऑफ द लॉस विच एवर इज लेस। मतलब तुमको बताता हूं, देखो बेटा इधर एग्जांपल दिया है, आईएमपी है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में एग्जांपल लिख के आना, मैं तुमको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। इफ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड फॉर 2 लाख, 2 लाख का मैंने इंश्योरेंस निकाला था और लॉस हो गया 1 लाख का, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? 2 लाख की 1 लाख।
विच एवर इज लोअर, तो आपको कितना मिलेगा, देन द इंश्योर्ड कैन क्लेम कंपेंसेशन ऑफ 1 लाख, तो उसे सिर्फ 1 लाख मिलेगा। ऐसे नहीं कि भाई तूने 2 लाख का इंश्योरेंस निकाला 2 ही लाख मिलेंगे, नहीं, जितने का नुकसान हुआ वो हम दे देंगे। समझा रहा हूं सर, क्योंकि इंडेमनिटी बहुत बच्चे लिख नहीं पाते। सर मैंने 2 लाख का इंश्योरेंस निकाला, 1 लाख का लॉस हुआ, क्या मिलेगा, विच एवर इज 1 लाख। मैंने 2 लाख का इंश्योरेंस निकाला, 10 लाख का लॉस हुआ, क्या मिलेगा, 2 लाख, विच एवर इज लोअर, वो वाला प्रिंसिपल है। डन हो गया एवरीबॉडी, यस और नो। बच्चा 8 मार्क्स को इसलिए तुम्हें बता रहा हूं, अगर ये 4 मार्क्स के लिए होता तो मैं हर कोई इधर ही 1 पेज भर जाएगा तुम्हारा। 8 मार्क्स के लिए बच्चे 4-4 पेजेस भर के लिखते, तो क्या लिखते रहेंगे, इतना लर्न थोड़ी होता है, उनको अंडरस्टैंडिंग रहता है, तो बराबर इसके ना 4-4 5-5 पॉइंट लिखते हैं, तो फिर वो आंसर आगे निकल जाता। तुम बोलते साला ये सप्लीमेंट काहे को ले रहा, ये इतना क्या लिख रहा, हमको तो कुछ याद नहीं आ रहा, ये वो याद नहीं करता ना, वो समझ के आता। और अपन क्या करते, अपन रट्टे बैठते और कुछ याद नहीं आता वहां। समझोगे तो तुमको पता है इंडिमनिटी में भाई मेरे को पहले मीनिंग लिखना है, इंडिमनिटी मतलब गारंटी अश्योरेंस कि इंश्योरर कंपनी वो सामने वाले बंदे को पूरा रोज कंपेंसेट करके देगी, इतना ही लिख अगर ये लाइन नहीं आ रहा तो। दूसरा कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी एप्लीकेबल टू फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस, आए का नहीं आ रहा है, छोड़ दे। चौथा पॉइंट क्या बेटा, एग्जाम्पल, द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कंपेंसेशन इज लिमिटेड रहेगा, मतलब जितना इंश्योरेंस निकाला जितना लॉस विच एवर इज लोअर। हाँ सर 4 पॉइंट, ये समझे ना, तूने लर्न थोड़ी ना किए, तो एक हेडर के अंदर तो 4-4 5-5 पॉइंट लिख रहा है, और बच्चे सवाल पूछे ऐसे कैसे लिखते हो भगवान ने कहा, नहीं सर से समझ के पढ़ रहे। चलो 3 पॉइंट हुए सर, बताओ मेरे को। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको नहीं करना बेटा वो लेक्चर अभी देख रोक ले और चले जाए, क्योंकि वो करने वाले बच्चे यहाँ पे रहेंगे, सिंपल सी बात है मालिक। बताओ, म्यूजिक मेमोरी टेक्निक है, यू से क्या पढ़ा हमने, एटमोस्ट गुड फेथ। आई से 2 चीजें पढ़े, आई फॉर इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आई फॉर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। 3 हो गए सर, 4 पॉइंट बचे, थोड़ा याद, थोड़ा पेशेंस रखना बेटा। ये पॉइंट तो बच्चों को नाम ही याद नहीं आता, अरे नाम क्या, स्पेलिंग ही याद नहीं आता। प्रिंसिपल ऑफ क्या बेटा, सेब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ क्या बेटा, सेब्रोगेशन। इसमें सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं ना उसका एक्सप्लेनेशन समझना और खुद के मन से लिख के आना, क्योंकि पहले 3 पॉइंट आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हो। बहुत अच्छा एग्जांपल है बेटा सब्रोगेशन, समझना है यहां पे, समझना है यहां पे। चलो क्या है सर, दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। पहला तो भाई ये लाइन ना छोटे छोटे आपने क्विक नोट कर लेने, दिमाग में रखने। सब्रोगेशन में पहला ही लिखना है कि सब्रोगेशन वाला प्रिंसिपल हर जगह एप्लीकेबल है जहां पे क्या है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल होगा। एज पर दिस प्रिंसिपल, आफ्टर द इंश्योर्ड इज कंपेंसेटेड फॉर द लॉस ड्यू टू डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, देन द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच अ प्रॉपर्टी पास टू इंश्योरर। मैं आपको पहले समझा के बताता हूं, समझ, इन्होंने भी एग्जाम्पल दिया है। सर एक व्यक्ति की गाड़ी खो जाती है, चोरी हो जाती है, उनका ही एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक का। 10 लाख की गाड़ी है, वो 10 लाख की गाड़ी चोरी हो जाती है, ठीक है, समझो। ये कंप्लेंट करता है पुलिस स्टेशन में जाके, आपके टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है। व्यक्ति जाता है, इंश्योर्ड पार्टी जाती है पुलिस स्टेशन में, एफआईआर करती है कि सर मेरा गाड़ी खो गया, ठीक है। बोले कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। तो कंपनी बोलती है ठीक है सर, कितने का गाड़ी चोरी हो गया, 10 लाख का। इस बंदे को 10 लाख रुपया रोकड़ा दे देती है कैश में, बोले जा। पुलिस को 1 महीने बाद गाड़ी मिलती है, पुलिस को गाड़ी मिली। अब सवाल यह है, ये गाड़ी इसको दे दिया जाएगा या कंपनी को दे दिया जाएगा। तो एज पर प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या होता है कि एक बार कंपनी ने अगर कंपेंसेशन दे दिया तो जो प्रॉपर्टी गुम हो गई थी उस प्रॉपर्टी से इसका अधिकार हट जाएगा इंश्योर्ड पार्टी का, और अगर भविष्य में वो मिली और उसका कोई वैल्यू बचा है तो उसके अधिकारी कौन हो जाएंगे, कंपनी हो जाएंगे। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। पॉइंट समझा गया बेटा, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। 8 मार्क्स का सवाल चांसेस से आने के, और क्यों सर हवे में बात नहीं कर रहे, थोड़ा एनालिसिस से बात कर रहे, और तुम अगर वो छोड़ ही दोगे तो चलेगा क्या, नहीं सर। एवरीबॉडी बताओ, क्या तुमको सब्रोगेशन का मतलब समझा क्या, इंग्लिश बाद में लिखेंगे। मतलब क्या सर, कि जो व्यक्ति ने इंश्योरेंस निकाला है उसका किसी कारणवश उस असेट का नुकसान हुआ, तो कंपनी अगर कंपेंसेशन देगी तो जो असेट का नुकसान हुआ ना उसको ओनरशिप कौन वापस ले लेगा, कंपनी ले लेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, इसे कहते हैं सब्रोगेशन। क्या कहते हैं बेटा, सब्रोगेशन। स्पेलिंग देख ले एक बार, तो म्यूजिक का जो एस है इसका मतलब है सब्रोगेशन, सेम। अब वापस पढ़ रहा हूं, एज पर दिस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, आफ्टर द इंश्योर्ड, इंश्योर्ड समझ रहा है ना बेटा, ये वर्ड टू सेम लिखना। इंश्योर्ड मतलब जिस पार्टी ने इंश्योरेंस निकाला है। आफ्टर द इंश्योर्ड इज कंपेंसेटेड फॉर द लॉस ड्यू टू डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको अगर कोई कंपेंसेशन मिल गया प्रॉपर्टी डैमेज होने के बाद,
देन द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच अ प्रॉपर्टी पासिस टू, किसके पास पास हो जाती है? इंश्योरर। इंश्योरर मतलब कौन? कंपनी। वहां पे लिख दो दिस प्रिंसिपल एप्लीकेबल ओनली व्हेन द डैमेज प्रॉपर्टी हैज वैल्यू आफ्टर द इवेंट कॉजिंग डैमेज। बट ऑब्वियस प्रिंसिपल कब रहेगा सर? वो गाड़ी ने पूरा आग लगा दिया, जीरो वैल्यू बचा, तो एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं, क्योंकि सामने वाला लेके ही क्या जाएगा। तो ये वाला पॉइंट सर एकदम फेंकने का पॉइंट है। ये तभी एप्लीकेबल रहेगा जब वो जो प्रॉपर्टी है गाड़ी उसका कुछ वैल्यू है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो बेटा, वही है आपको अपने सर बच्चे बोलते सर एग्जाम्पल लिखेगा बेटा, 8 मार्क्स का सवाल है, तेरा सामने वाला बेंच वाला 4-4 सप्लीमेंट लगा ले ढोकले, और तेरे को सिर्फ नॉलेज चाहिए था कि सब्रोगेशन में ये प्रिंसिपल लिखना है, तो आराम से फेंक के आता। रट मत ना, देखना एक बार पढ़ ले, इतना एज इट इज लैंग्वेज थोड़ी चाहिए। मिस्टर ए ऑन 2 व्हीलर, तो लिख 4 व्हीलर। व्हीकल वॉज स्टोलन एंड सब्सिक्वेंटली मिस्टर ए फाइल कंप्लेंट इन लोकल पुलिस स्टेशन, तो नॉर्मल इंग्लिश में लिख भाई, तेरा इंग्लिश नहीं चेक हो रहा, वहां पे कंसेप्ट चेक हो रहा है कि सब्रोगेशन आ रहा है कि नहीं। अपॉन रिसीविंग रिपोर्ट फ्रॉम पुलिस, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया? कंपेंसेट कर दिया फुल्ली, मिस्टर ए को पूरा पैसा दे दिया। मिस्टर ए फॉर द लॉस ऑफ व्हीकल, ठीक है, पूरा पैसा मिल गया। लेटर ऑन स्टोलन व्हीकल, जो व्हीकल चोरी हो गया था, रिकवर किया पुलिस ने। इन दिस सिचुएशन द ओनर ऑफ व्हीकल डज नॉट हैव एनी क्लेम ओवर द व्हीकल। इस सब्रोगेशन की प्रिंसिपल की वजह से वो जो ओनर था, वो उस मिले हुए गाड़ी पे वापस क्लेम कर सकता नहीं है सर। वाई? क्योंकि वो सब्रोगेट हो गई है, ट्रांसफर हो गया ओनरशिप किसके पास? इंश्योरर के पास। इंश्योरर मतलब कौन बेटा? कंपनी। एन इंश्योरर गेट एवरी राइट टू सेल और स्क्रैप द असेट। अब इंश्योरर उसे कंपनी उसे बेच दे, भंगार में डाले, सेल करे, उसकी मर्जी। दैट्स ऑल सर। भावना समझ गई क्या? प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन समझा क्या? यस और नो सर? म्यूजिक मेमोरी टेक्निक है सर। यू से क्या था? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आई से क्या था? प्रिंसिपल ऑफ क्या था? सॉरी, यू से क्या था? एटमोस्ट गुड फेयर। आई से क्या था? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आई से क्या था? इंडिमनिटी। और एस से क्या है? एस से सब्रोगेशन। यस और नो? हाँ या ना? अरे समझ रहा है कि नहीं? हाँ सर, इजी है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है सर। समझो तो तुम लोग ही बिलीव नहीं करोगे, साला तुम भी 4-4 पेज के आंसर लिख रहे हो। हाँ, लेकिन एनालिसिस अपना तगड़ा है बेटा, अगर ये आ गया तो फिर दिक्कत ही नहीं है। और पूछेंगे क्या उसके अलावा? चलो सर, बचा क्या है अभी? थोड़ा फटाफट बोल दो ना सर। कंट्रीब्यूशन, अब ये थोड़ा अच्छे से करना। सी फॉर कंट्रीब्यूशन है बेटा। कंट्रीब्यूशन की बात क्या है? एकदम सिंपल सी बात है बेटा। इसमें यहां पे मैं आपको पहले एग्जांपल देता, फिर समझने में आसान होगा। एक व्यक्ति क्या करता है? उसकी 1 लाख की चीज है। कितने की? 1 लाख की। ठीक है सर। ये भाई साहब एक कंपनी के पास नहीं जाता, ये एक कंपनी के पास जाता है, 50,000 का इंश्योरेंस निकालता है। ये बी कंपनी के पास जाता है, 25,000 का इंश्योरेंस निकालता है। सी कंपनी के पास जाता है, 25,000 का इंश्योरेंस निकालता है। देखो बेटा क्या हुआ, 1 लाख की चीज है, 50,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 कितना हुआ टोटल? पहले एग्जांपल समझ लो। 1 लाख सर। तो जब एक व्यक्ति एक चीज की 4 जगह पे पॉलिसी, 3 जगह पे पॉलिसी निकाल रहा है, अब क्या हुआ सर? अगर इसका लॉस हो गया कितने का? सपोज 10,000 का, तो कैसे कंपेंसेशन आएगा पता है? प्रोपोर्शनेटली कंपेंसेशन आएगा। अब इतना तुमको समझेगा नहीं, मैं एकदम सिंपल बता रहा हूं, 2:1:1 का रेशियो है, लेकिन भावनाएं समझ लो सिर्फ। ये क्या होगा पता है? इस केस में ए देगा 5,000, बी देगा 2,500, सी देगा 2,500। सिंपल सी बात है। रिस्क क्या हो गया? सेग्रीगेट हो गया। समझते हैं सर क्या है कंट्रीब्यूशन? जितना मैं बोल रहा हूं उतना सीधे अंडरलाइन करो। तुमको ऑलरेडी तुम्हारे मार्क्स अब बन चुके हैं बेटा। चेकर तुमको समझ चुका है कि भाई हाँ, इस विषय ने एवरीबॉडी। चलो सर, क्या है जरा देखते हैं। कंट्रीब्यूशन हेडर लर्न है। सी फॉर कंट्रीब्यूशन, सी फॉर कंट्रीब्यूशन, सी फॉर कंट्रीब्यूशन। हेडर में दिक्कत ही नहीं है, हमको प्रॉब्लम है अंदर का लर्न करने में और याद रखने में। इतना होगा नहीं हमको पता है, लेकिन हम समझ लेंगे और हमारे हिसाब से कुछ पॉइंट निकाल देंगे। This principle is applicable to all contract of indemnity where the insured has taken out more than one policy for the same risk of subject matter. तुम लोग क्या अंडरलाइन करो बेटा? ये वाला, when the insured has taken out more than one policy for the same risk or same subject matter. मेरे पास एक चीज थी 1 लाख की, मैंने एक पॉलिसी निकाला या एक से ज्यादा निकाला। When insured party take more than one policy, मैंने 1, 2, 3 पॉलिसी निकाला। कितने सब्जेक्ट मैटर के लिए? एक सब्जेक्ट मैटर के लिए। ये लैंग्वेज अगर लिखा ना बेटा, तेरा धन्य हो गया तू, मतलब चेकर को समझ जाएगा, तेरे को कंसेप्ट पता है। सर पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। क्या कीवर्ड आने चाहिए? व्हेन द इंश्योर्ड ये वर्ड अच्छे से लिखना, हैज टेकन आउट मोर देन वन पॉलिसी फॉर द सेम रिस्क और सेम सब्जेक्ट मैटर।
एक सब्जेक्ट मैटर को एक से ज्यादा पॉलिसी लेगा, वहां पे कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। इतना समझ में आया? हाँ। Under this principle, the insured can claim the compensation only to the extent of actual loss. ये तो भाई, ये तो कॉमन लैंग्वेज है, जितना लॉस हुआ उतना ही तुम भरपाई मांगोगे, either from one insurer or all the insurer। ठीक है, या तो एक से मांग लेगा, नहीं तो सबसे मांगेगा। If one insurer pay off full compensation, that insurer can claim proportionate amount from other insurer for whom the insured has taken policy। अब ये वाला एग्जाम्पल तो मत लिखना, मैं जो बोल रहा हूं वाला एग्जाम्पल लिखना। ये मैं समझाता हूं, ये वाले लाइन का मतलब समझा देता हूं, फिर तुम्हें आ जाएगा। सर हुआ क्या, मिस्टर ए ने, ये वाला मिस्टर ए है, इसने 1 लाख के एसेट का कितनी जगह इंश्योरेंस निकाला? 3 कंपनी में। ए लिमिटेड के 50,000, बी लिमिटेड 25,000, सी लिमिटेड 25,000। समझो कॉन्ट्रीब्यूशन। कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा बेटा? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने एक सब्जेक्ट मैटर के लिए 3 जगह पॉलिसी निकाला है, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है सर, उसका लॉस कितना हुआ? 10,000 का। तो पहला सवाल है वो कितना कंपेंसेशन मांगेगा, 1 लाख कि 10,000? जो एक्चुअल लॉस है वो 10,000। समझो सर, इसमें समझना है, रटना वाला है ही नहीं। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस लर्न नहीं हो रहा है बच्चों का। समझ में आ रहा है क्या? वो लर्न क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बच्चा सीधा रट रहा है, सीधा। अरे भाई समझ तो ले, क्या बोला है कॉन्ट्रीब्यूशन में कि एक सब्जेक्ट मैटर के लिए 3 जगह पॉलिसी निकाला तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन लगेगा। एक्चुअल लॉस हुआ 10,000, तो कितना कंपेंसेशन मांगा जाएगा? 10,000। ठीक है सर, लेकिन किससे मांग सकता है? इंश्योर्ड पार्टी ए से मांगेगा, बी से मांगेगा, सी से मांगेगा, या किसी एक से भी मांग सकता है। तो इन्होंने ये कंफ्यूजन क्रिएट किया है, लेकिन मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूं। इन्होंने क्या कहा, इंश्योरर अगर चाहे ना ए से मांगना है मांग ले, लेकिन प्रोपोर्शनेट ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे मैंने कहा ना, 50 25 25 था, तो 5,000 ए बेयर करेगा, 2,500 बी बेयर करेगा, 2,500 सी बेयर करेगा। ये तो ऐसे ही होने वाला है। लेकिन अगर लगेगा ए के पास पैसा है तो ए पूरा 10,000 दे दे, मैं नहीं बता रहा हूं, टेक्स्ट बुक में बेटा, ए पूरा 10,000 दे दे और बाद में बी और सी से 2,500 रिकवर कर ले। तुझे अगर इतना आए तो लिख ले, नहीं आए तो बेटा इतना लिखना। कंट्रीब्यूशन का मतलब वेयर इंश्योर्ड हैज टेकन आउट मोर देन वन पॉलिसी फॉर सेम रिस्क और सब्जेक्ट मैटर, उस केस में प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन लगता है। और उसमें मोर देन वन पॉलिसी है तो जितना जितना जिसके पास निकाला उतना प्रोपोर्शनेट वो सबसे कंपेंसेशन में आएगा। दैट्स ऑल। लेकिन छोड़ना मत बेटा, 8 मार्क्स के लिए आया तो। सी फॉर व्हाट? कंट्रीब्यूशन। डन करके। सर अभी 2 ही पॉइंट बचे हैं और दोनों एकदम सिंपल है। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। म्यूजिक का जो एम है बेटा, एम फॉर व्हाट? मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब क्या होता है? कंसेप्ट समझ। मैंने अगर फायर इंश्योरेंस निकाला है घर का और घर में आग लगी, मैं बोल रहा हूं थंडी के दिने शेकोटी करून घेऊ, जाऊ दे मरू दे, इंश्योरेंस काढलेला आहे आपण, आपल्याला नवीन घर भेटेल, ऐसा चलेगा नहीं। जो इंश्योर्ड पार्टी है उसने अपना बेस्ट देना है कि वो रिस्क को कम से कम करे। ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस निकाला है तो जान देना भाई पैसा वेस्ट होगा, जल पढ़ने दे, जलने दे, ऐसा चलेगा नहीं। मिटिगेशन ऑफ लॉस में बता रहा हूं आपको। एम फॉर वर्ड क्या है बेटा? म्यूजिक का एम। एम फॉर कौन सा प्रिंसिपल? मिटिगेशन ऑफ लॉस। क्या लिखना है समझो। वर्ड समझ में आ रहा है क्या? ये तुम्हें इस लैंग्वेज को थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा। इंश्योर्ड मतलब जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस निकाला है। इंश्योर्ड मस्ट ऑलवेज ट्राई मिनिमाइज द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ अनसर्टन इवेंट। ये पहला पॉइंट है, तुमको मिटिगेशन ऑफ लॉस में लिखते ही आना चाहिए। क्या बेटा? इंश्योर्ड मस्ट, मे माइट नहीं, इंश्योर्ड मस्ट ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। बेटा मिनिमाइज द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी इन केस ऑफ अनसर्टन इवेंट। मतलब सब फायर इंश्योरेंस निकाला, अनसर्टन इवेंट, आग लग गई, तो तू क्या करेगा? बाल्टी बाल्टी से पानी तो डालेगा, ऐसे नहीं कि जलने दो। तो पहला लाइन लर्न करना है, उसके अलावा आएगा नहीं किया तो भी चलेगा। मिटिगेशन ऑफ लॉस का पहला लाइन तुमको समझना चाहिए। व्हाट इज मिटिगेशन ऑफ लॉस? द इंश्योर्ड मस्ट ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ व्हाट? अनसर्टन इवेंट। The insured must take all possible measure and necessary step to control and reduce loss। अभी अपने हिसाब से लिखो कि इंश्योर्ड पार्टी ने सारी वो चीजें करनी चाहिए जिससे लॉस कम से कम हो। Hence, इसीलिए इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? इंश्योर्ड का, टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी एंड अवॉइड लॉसेस। तो ये इतना तो लिखो कि इसीलिए ये कहा जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्टिफाई में आ सकता है। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इंश्योर्ड पार्टी का, कि वो रिस्क को कम से कम करे। फॉर एग्जाम्पल हाउस ऑफ मिस्टर जयंती, वही जो मैंने एग्जाम्पल दिया, ऑन फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट की वजह से एग्जाम्पल लिखो सर, क्योंकि आपका उतना पॉइंट बढ़ेगा।
एक व्यक्ति है, मिटिगेशन ऑफ लॉस में लिखना कि एक व्यक्ति जिसका घर शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें आग लग गई। इन दिस केस आप नाम कुछ भी लिख सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। जो जयंत है कैन नॉट रिमेन पैसिव, पैसिव का मतलब वो शांति से बैठ के शेकोटी नहीं करेगा। मस्ट ट्राई बेस्ट टू सेव हाउस फ्रॉम फायर, मिस्टर जयंत मस्ट बी एक्टिव एंड कैन नॉट वॉच हाउस बर्न जस्ट बिकॉज हाउस इज इंश्योर्ड। जस्ट बिकॉज तुमने इंश्योरेंस निकाला है तो तुम बैठ के शेकोटी करोगे, ऐसा नहीं है। तुमको बेस्ट ट्राई करना है कि तुम उसको, पैसिव मत रहना, एक्टिव रहना, ट्राई करना कि लॉस मिनिमम हो। खत्म बेटा, हो गया मिटिगेशन ऑफ लॉस। डन, यस और नो? समझ में आ रहा है बेटा मिटिगेशन ऑफ लॉस? यस। लास्ट और खत्म, कॉजा प्रॉक्सिमा। एक ही पॉइंट बताओगा और डन हो जाएगा। C4 का बेटा कॉजा प्रॉक्सिमा। C4 व्हाट? कॉजा प्रॉक्सिमा। लेकिन ऊपर आओ, पहले 6 पॉइंटों कर लेते। 8 मार्क्स का सवाल है सर, इतना आंसर लिख सकते हैं क्या सर? हो जाएगा बेटा, टेंशन मत लो, है ना। अगला एक सवाल है, मनीषा मैडम ने मेमोरी टेक्निक बनाया, लेकिन वो कल ही होगा, आज होगा नहीं, क्योंकि एक दिन में एक करेंगे। लेकिन परफेक्ट है, किधर जाना नहीं बेटा। 7 सवाल है, जैन में खत्म करने की कोशिश करेंगे, फेब्रुआरी में कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाएंगे। जिन्हें अच्छे से करना है वही लेक्चर ज्वाइन करे भाई, जिन्हें घाई घाई चाहिए, रिवीजन चाहिए, एक दिन पहले मैं कर दूंगा, है ना। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन्हें अच्छे से सीखना है वही आएगा, रिवीजन वाले एक दिन पहले मैं फटाफट बता दूंगा। फिर मैं ये बताऊंगा जो आज मैंने किया ना, एकदम फटाफट। मिटिगेशन का मतलब ये, क्या ही फायदा, लिखते नहीं आएगा। M4 क्या बेटा? मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन का मतलब समझा ना, रिस्क को मिनिमाइज करना। अपने लैंग्वेज में लिखो, मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम्पल लिखो, मार्क्स मिलेंगे। यू से क्या था? एटमोस्ट गुड फेथ। एस से क्या था? सब्रोगेशन। सब्रोगेशन समझा ना, एक सब्जेक्ट मैटर के लिए अलग अलग जगह पॉलिसी निकालना। ये हो गया रिवीजन, अब समझ रहा है क्योंकि पूरा पढ़ लिया है। आई से कितने पॉइंट थे? 2। एक था इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए जिसका हम इंश्योरेंस निकाल रहे हैं, और एक था इंडिमनिटी। इंडिमनिटी मतलब नुकसान की भरपाई करके देना। खत्म हो गया। सी से 2 है सर। सी से एक क्या हो गया? एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, और हाँ कॉन्ट्रीब्यूशन, सब्रोगेशन अलग था। सब्रोगेशन वाला वो था, क्या बोला यार मैंने, वो कि वो प्रॉपर्टी पास ऑन हो जाती है। कंट्रीब्यूशन में होता कि एक किसका क्या किया, 3 जगह पे इंश्योरेंस निकाला। ठीक है, मुझे करेक्ट कर दो, ठीक है सर। और एक सी से क्या है? कॉजा प्रॉक्सिमा। ठीक है, एक सी से क्या बेटा? ये हो गया रिवीजन। ये तो बाद में कर सकते हैं ना सर, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। कॉजा प्रॉक्सिमा का मतलब क्या होता है? पहले तो शब्द बेटा स्पेलिंग ले, नोटबुक ले और ये वर्ड लिख ले। कॉजा प्रॉक्सिमा, कॉजा प्रॉक्सिमा म्हणजे काय सर? ये वर्ड लिख ले एक बार। कॉजा नियरेस्ट कॉज मतलब क्या सर? देखो, एक एक इसने एग्जाम्पल दिया, एक व्यक्ति आता है और क्या करता है? चोरी करता है। लेकिन उसको इतना माज होता है ना, वो चोरी करके ना बोले आग भी लगा देता है घर को। तो अब प्रॉब्लम ही हो गया कि आग भी लग गया घर को। लॉस तो हुआ है सर। 2 लॉस है, एक लॉस बाय थेफ्ट है, थेफ्ट मतलब चोरी, और एक है आग, लॉस बाय फायर। तो फिर कंपनी देखेगी कि मेन कॉज क्या। अब तो पता नहीं चलेगा ना चोरी कितने का हुआ, आग लग गया तो सब खाक हो गया, पता ही नहीं चला चोरी हुई किसकी। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि मेन रीजन आग लगना है, और उस सामने वाले पार्टी ने फायर इंश्योरेंस नहीं निकाला होगा, सिर्फ थेफ्ट इंश्योरेंस निकाला है, समझो मेरी बात को। सर क्या बोल रहे हो? सामने वाले बंदे ने चोरी का इंश्योरेंस निकाला था, आग का इंश्योरेंस नहीं निकाला था। और अगर इंश्योरेंस कंपनी ने यह कंक्लूजन निकाला कि लॉस होने का कारण चोरी नहीं आग है, और इसने अगर फायर इंश्योरेंस नहीं निकाला है, तो इसको कोई भी क्लेम मिलेगा नहीं। ये मोरल ऑफ द स्टोरी है। नियरेस्ट कॉज मतलब एक्चुअल रीजन क्या है लॉस होने का, इसको कहते हैं कॉजा प्रॉक्सिमा। चलो सर पढ़ते हैं, चलो। प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा मींस व्हेन द लॉस इज कॉज बाय मोर देन वन रीजंस। आप कॉज मतलब यहां पे लिखना रीजन, देन approximate cause of loss should be taken into consideration to decide liability of insurer। इंश्योरर मतलब कौन? कंपनी। बेटा इतना पॉइंट पहला तो याद कर ले, बाकी अंदर का नहीं आया तो भी चलेगा, आगे का तू टेंशन मत ले। पहला पॉइंट हमेशा याद रख, पहला लाइन हमेशा मीनिंग का समझ लेना है। कॉजा प्रॉक्सिमा मतलब क्या? अंडरलाइन करो ये वाला लाइन, व्हेन द लॉस कॉज बाय मोर देन वन रीजन। कॉज मतलब जब लॉस हो रहा है लेकिन लॉस के 2 कारण है, चोरी हुआ आग भी लगा, दोनों जगह नुकसान है। नुकसान तो अब चोरी की वजह से कि आग की वजह से, वो छोड़ दे। क्या लिखना है? व्हेन लॉस इज कॉज बाय मोर देन वन रीजन, उसे कहते हैं कॉजा प्रॉक्सिमा। तो इंश्योरर को डिसाइड करना पड़ेगा कि एटमोस्ट नया मतलब नियरेस्ट कॉस्ट क्या है। द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड अगेंस्ट सम कॉज एंड नॉट अगेंस्ट ऑल कॉज। सिंपल सी बात है ना। मैंने क्या किया सर? मैंने प्रॉपर्टी इंश्योर किया लॉस बाय थेफ्ट, लेकिन मैंने प्रॉपर्टी इंश्योर नहीं किया फायर, तो सारे रीजन का थोड़ी ना पॉलिसी निकालूंगा मैं, तो सिर्फ मैंने थेफ्ट का ही निकाला। तो ये वाला लाइन है, क्या प्रॉपर्टी किसी एक रिस्क के अगेंस्ट सिक्योर कर सकते? सब नहीं। इन सच अ केस द अप्रोक्सीमेट कॉज ऑफ लॉस इज टू बी फाउंड। तो ढूंढिए कौन सा रीजन है आपके लॉस का।
द प्रोक्सिमेट कॉज इज द वन विच एंश्योर्ड अगेंस्ट, मतलब आपको लगेगा कि सर बाउंसर जा रहा है, टेंशन मत लो, आपने ऊपर देखा ना, अप्रोक्सीमेट कॉज मतलब नियरेस्ट कॉज ढूंढो और चिपका दो, खत्म। इतना याद रख भाई, तो अब तक जितना किया है ना वो चीज तो याद रह गई। हाँ सर हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, टेंशन मत ले भाई। लगता है एक दिन में तो सबको लगता है कि याद नहीं आएगा, लेकिन देखो बेटा अब अपने पास ऑप्शन नहीं, सिर्फ पढ़ना आ गया। बार बार हेडर करो, अंदर का पॉइंट सिर्फ रीड करो, ज्यादा इधर इधर प्रेशर दोगे ना इधर, तो तुमको ऐसे लगेगा कि जिंदगी में आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं, तुम सबसे ज्यादा यूजलेस बच्चे हो, तुमको कुछ याद कैसे नहीं आ रहा है। बेटा पिछले इतने महीने से घिस रहे हो, नहीं घिसा तो अभी घिस रहे हो, जितना इसको शांत रखोगे ना उतना चीजें याद रहेंगी। थोड़ा कॉजा प्रोक्सिमा में क्या हुआ सर, कंफ्यूजन हो रहा था, रुक के थोड़ा शांति से पहला लाइन पढ़े कि ये वाला तो याद रहना चाहिए कि जब लॉस के रीजन क्या रहेंगे बेटा, एक से ज्यादा, मोर देन वन कॉज, तब नियरेस्ट कॉज को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, दैट्स ऑल। और फिर तुझे चाहिए तो एग्जाम्पल लिख दे कि आग, ये एग्जाम्पल लिखा तो चलेगा, मार्क्स मिलेंगे, हाँ सर, क्योंकि इससे चेकर को समझेगा तुझे पूरा कंसेप्ट समझा है। अब एग्जाम्पल बताता हूं। हाउस वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट क्या बेटा, रिस्क ऑफ थेफ्ट, चोरी के अगेंस्ट उसे इंश्योर किया था। देर वॉज थेफ्ट इन हाउस, चोरी हुई, बिफोर लिविंग, लेकिन वो चोर ना घर छोड़ने से पहले आग लगा दिया, कितना झोलर है देखो चोल भी, ठीक है। नाउ देर आर टू कॉज ऑफ लॉस, अब लॉस के दो कारण है, कितने कारण है, दो, एक से ज्यादा कारण है, थेफ्ट एंड फायर, एक आग और एक क्या बेटा चोरी। एंड द नियरेस्ट कॉज ऑफ लॉस वॉज फायर, और सबसे नियरेस्ट कॉज क्या बेटा, चोरी हुई, नुकसान हुई मान्य है, लेकिन क्या चोरी हुआ ये तो पता ही नहीं ना। बाहर वाला अगर बोलेगा, किसी को तूने बोला क्या हुआ रे, घर का नुकसान किसकी वजह से हुआ, तो लोग तो ये बोले रे आग लग गई इसलिए नुकसान हो गया, तो नियरेस्ट कॉज क्या था, आग। एज द हाउस वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट थेफ्ट, घर का किसका इंश्योरेंस निकाला था बेटा, चोरी का इंश्योरेंस निकाला था, किसका इंश्योरेंस निकाला था, थेफ्ट का। एंड नॉट बाय फायर, फायर इंश्योरेंस निकाला नहीं था। द इंश्योर्ड विल नॉट गेट एनी कंपेंसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, उस केस में इंश्योर्ड पार्टी को कोई भी कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। ये एग्जांपल लिख के आओ, अगर आपको कॉजा प्रोक्सिमा में एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं आया तो एग्जांपल लिख के आओ, पूरे मार्क्स मिलेंगे, चेकर को देने ही पड़ेंगे, ठीक है। ओके, लॉस बाय फायर से नहीं मिलेगा, बट ही विल गेट कंपेंसेशन फॉर द प्रॉपर्टी लॉस बाय थेफ्ट। हाँ, चोरी से वो प्रूव करके देना पड़ेगा कि चोरी से कितना नुकसान हुआ। अगर वो प्रूव नहीं कर पाया तो नियरेस्ट कॉज क्या है, आग की वजह से नुकसान हुआ और उसने आग का इंश्योरेंस निकाला नहीं था, तो उसे कोई भी कंपेंसेशन मिलेगा नहीं। डन सर, डन सर, समझा क्या बेटा। सर इतनी मेहनत किया, 40 मिनट्स लग गए सर बेटा, लेकिन ना मैं बोल रहा हूं कि आप लोग ज्यादा पैनिक मत हो, एक एक दिन बढ़ रहा है, ये टाइम रखो। एक सवाल 8 मार्क्स पूरा अगर पेपर में आया, व्हाट इज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, हमारा मेमोरी टेक्निक क्या होगा बेटा, म्यूजिक। एम से क्या था, प्रिंसिपल ऑफ, बताते जाओ, रिवीजन है, प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन मतलब क्या, लॉस को कम से कम करना है, पैसिव मत बैठो एक्टिव बैठो, ये हो गया रिवीजन, पहला पॉइंट। यू से क्या था, एटमोस्ट गुड फेथ, मतलब इंश्योर्ड पार्टी और इंश्योरर पार्टी दोनों ने सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है, कंप्लीट, क्लियर और बोलो क्या, करेक्ट, ये 3 सी याद रखना यहां पे, और नहीं किया तो झोल हो जाएगा सर। फिर सर तीसरा पॉइंट, एस से क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन याद करना पड़ेगा सर, सब्रोगेशन पता है क्या, गाड़ी खो गई और कंपेंसेशन मिल गया तो जो गाड़ी है उसका ओनरशिप किसके पास चला जाएगा, कंपनी के पास, इंश्योरर, ये वर्ड बार बार यूज करो, ठीक है सर। चौथा, आई से क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तो फाइनेंशियल कुछ तो इंटरेस्ट होना चाहिए, जो प्रॉपर्टी में निकाल रहा हूं वो खोने से मेरा कुछ तो नुकसान होना चाहिए सर। सब्जेक्ट मैटर में जब तक इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं तब तक इंश्योरेंस आप नहीं निकाल सकते। फिर पांचवा, इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब क्या, गारंटी देना, अश्योरेंस देना कि आप उसकी भरपाई करके दोगे। कहां पे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल होता है, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। कहां पे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल नहीं होता, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है सर। ओके, आई हो गया। 6 पॉइंट सी, कंट्रीब्यूशन। अगर एक सब्जेक्ट मैटर का एक से ज्यादा जगह इंश्योरेंस निकाला है उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, और जितने प्रपोर्शन में इंश्योरेंस निकाला, लॉस होने के बाद सब कंपनी से उतना उतना पैसा मिल जाएगा जितना लॉस हुआ है। सातवां, सी फॉर व्हाट, कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा मतलब लॉस होने के एक से ज्यादा कारण है, तो जो नियरेस्ट कॉज है उसको हम क्या मान लेंगे, वही रीजन मान लेंगे। तो बेटा ये जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था ये आज के दिन में कंप्लीट हुआ। ऑलरेडी हम लोग आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश 12 मार्क्स का दे चुके हैं, क्वेश्चन 3 6 मार्क्स का केस स्टडी वन शॉट रिवीजन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स के सारे टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं,
क्वेश्चन नंबर 8 हम 8 मार्क्स का अभी कर रहे हैं दोस्तों, तो सही ढंग से हो जाएगा, कोई भी टेंशन लो मत। ठीक है, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाइए, वहां पे एक लिंक भेजी जाएगी आपको, ठीक है, जहां पे रिव्यू वाली बात है अपना नॉर्मल। क्यों बेटा, वो बहुत जरूरी है, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो लोगों तक पहुंचे। तो बहुत लोग जुड़े हुए कि ऐसी चीजें हो ही ना बच्चों के लिए, ठीक है। और एक से एक बच्चों को थैंक यू बहुत सारा, है ना। चलो, थैंक यू सो मच दोस्तों, यहाँ पे रुकते, आज अच्छे से सोना, एक बार इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लेना, एकदम रिलैक्स रहो, एक दिन में खाना नहीं अपने को, धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन एग्जाम से पहले सब कुछ कर लेंगे। 8 मार्क्स का सवाल का ही टेंशन ये हो जाएगा। कल हम करेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, दैट इज वेयर हाउस, और वहां पे हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस। सर कौन सा टारगेट है, ये वाला, कौन सा सर, ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, और पूरा एनालिसिस है मालिक, बोलना मत कि सर ये क्या चीज है। अब जिसको जो बन जाए ऐसे भी रहेगा, अब इतना करा रहे हैं ना, इनको मेहनत नहीं करनी, और बोले सर आईएमपी बोलो ना, वो बच्चे देखो ही मत यार, है ना। मतलब तेरे को अभी ये कितना करा के दिया जा रहा है, मेहनत नहीं करनी, बोले सर पेपर लिख के दो, इतना करे क्या अभी, इतना तो पढ़ बेटा, मेहनत तो कर। ये वाला क्वेश्चन अब नेक्स्ट टारगेट रहेगा, वेयर हाउस एंड फंक्शन ऑफ वेयर हाउस। नीरज जैन, तीर्थ पटेल, मनीषा यादव, और क्या अपना चैतन्य, सबने मेमोरी टेक्निक दिया, एक मेमोरी टेक्निक हमने सिलेक्ट किया है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये वाला हो गया। फिर सर ये एक ही सवाल रहता कम्युनिकेशन, तो इसमें से 2 आ चुके, अगर इसमें से एक 8 मार्क्स का आ गया बेटा, विषय क्लोज हो जाएगा। 8वां चैप्टर भी करेंगे, डिफरेंस करते रहो, ठीक है। इकोनॉमिक्स की चीजें भी आएगी, सब आएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की जिम्मेदारी किसकी, हमारी। वीडियो पे जितने लाइक्स कमेंट्स आएंगे उतनी अच्छी बात है सर, लेकिन आज की रात की नींद आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, शांति से 8 मार्क्स और लिखो, ये एक एक करो, जितना होना 8 मार्क्स का सवाल डन हो जाएगा सर, टेंशन लो मत, ठीक है सर। अब पढ़ाई करके 90 प्लस जा सकता है क्या बेटा, ऐसी बात है ना, ये क्रिकेट मैच जैसा है, लास्ट मोमेंट तक किसका ग्राफ ऊपर नीचे होगा, तू सिर्फ लड़ते रहे, 90 प्लस आने होंगे तो आएंगे, सोचने से तो नहीं आएंगे, पढ़ने से जरूर आएंगे। एक सवाल है सर, आपके वन शॉट देखे तो दूसरा ऑब्जेक्टिव करने की जरूरत नहीं है क्या बेटा, एक सिंपल सी बात है, वही करो जो मैं बोल रहा हूँ, वो तो करो, वो तो प्राइमरी हो, तो वो हो गए ना, फिर अब दूसरे जहां से तेरे को मिलते टाइम बचा तो कर बेटा, वही करने को टाइम नहीं अपने पास, वो अगर हो गए तो कुछ दिक्कत नहीं है ना। चैप्टर 6-1 को तो अच्छे से ही कर लो, 6-3-5 को यूजुअली छोड़ के जाते हो। चलो ठीक है राजा, यहाँ पे रुकते हैं, बाय बाय, थैंक यू। ये डे 1 था, डे 2 में अपन दूसरा करेंगे, तो इस चैप्टर को अपन डन ही कर देंगे। चलो थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।